क्या जवाब देती है कि भाई दो देश हैं और दोनों देशों की जो प्रायोरिटीज हैं वो अलग अलग हैं। चलिए। एसएस की तैयारी भी आप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे आपने सुना ही होगा। मुझे ये बताएं, टू नेशंस टू प्रायोरिटीज, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि 1947 की अगर बात करें, हर चीज़ सेम थी, रेलवे सिस्टम सेम था इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुई। इसके अलावा अगर आर्मी की बात करें, आर्मी भी एक ही थी जो कि डिवाइड की गई। जो भी सिस्टम है गवर्नमेंट का, स्टेट का सिस्टम एक जैसा था। आज वो अपने सिस्टम को कहाँ पे ले गए, हम अपने सिस्टम को किस जगह पर लेकर खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सुभान भाई आपका और स्पेशली आदिल भाई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो अवाम के मसाइल को समझते हैं। और हमारा और आपका तो काम है मसाइल को हाईलाइट करना या उनके लिए सजेशंस देना कि हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमारा ये काम है, तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और आपका बहुत अच्छा ये टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले टू नेशन टू प्रायोरिटीज़। अब सबसे पहले कोई भी कंट्री उस वक्त तक अपनी इकोनॉमी को या किसी भी हवाले से डेवलप नहीं हो सकता जब तक आप उस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये तो बहुत से लोगों से हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं जी इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे यहाँ नहीं है। मैं कहता हूँ असल इशू क्या है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ क्यों नहीं पाई? ये तो सबको पता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही पाकिस्तान या कोई भी कंट्री बेहतरी की तरफ जाएगा। 1947 से लेके अब तक 75 साल 76 साल में क्यों नहीं आ पाई? कौन सा अदारा इन्वॉल्व रहा या कौन सी पावर्स, क्या मौलवी हजरात इन्वॉल्व रहे, क्या एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व रही? मेजर और कोर इशू क्या है? देखिए, सबसे पहले इसमें ये चीज़ होती है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रोल उन्होंने प्ले किया है इस चीज़ को तबाह करने में, जो हमारी प्रायोरिटीज़। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का नो डाउट इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ के अंदर। ये वही मंदिर दिखाया है इन्होंने, शोएब भाई के कैमरामैन ने, जिस मंदिर को जब बाबरी मस्जिद यहाँ पे गिरी थी तो उसके गुस्से में, बदले में इस मंदिर को तोड़ दिया गया था। मतलब मस्जिद गिरी भारत में और गुस्सा निकला अपने पाकिस्तानी हिंदुओं के मंदिर के ऊपर। आप सोचिए, आप फर्क समझिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब ठीक वैसा हो कि कोई वहां पे मंदिर गिरा दिया जाए और हम यहां पर आकर मस्जिद गिरा दें, तो हम बेवकूफ़ी कहलाएंगे ना भाई। अपने लोगों पर हम, किसी और देश में किसी और के ऊपर कुछ हुआ और हम अपने देश के लोगों पर आके वो करेंगे। तो इस मंदिर को बनने में 30 साल लग गए, 30 इयर्स। सब कुछ करते करते किसी तरह दोबारा बन पाया है ये। और इसी को वो भाई साहब कह रहे थे कि मैं दोबारा तो बनने नहीं देता, मेरा बस चलता था, तोड़ देता। 30 इयर्स लग गए। अब देखें, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अगर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 64 17 ईयर्स लॉन्गेस्ट टेन्योर है। अब देखिए, हमारे यहाँ कंपैरिजन आप कर रहे हैं टू नेशन टू प्रायोरिटीज। उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर्स, 17 साल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर चल रहा। एक बंदे को अब 17 साल देंगे तो 17 सालों के अंदर पूरी दुनिया के साथ उसके रिलेशंस, आप जैसे आप बात कर रहे हैं ना उनकी प्रायोरिटीज ऊपर जाने की। उसके उनके बाद अगर जवाहरलाल साहब की बात करें, उनके बाद अभी जैसे इंडिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी 10 से 14 साल के करीब, 10 ऑलमोस्ट 10। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके 17 साल रहे। उनके 17 सालों में उनके रशिया के साथ रिलेशन अच्छे, उनके यूएस के साथ रिलेशन अच्छे। जब आप दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के साथ चलेंगे, पूरी दुनिया के अंदर आपका एक नक्शा जगह पूरी दुनिया के अंदर, यार आप एक बंदे को 10 साल दे दें, जस्ट 10 ईयर, तो वो 10 सालों के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर सकता है। कैसे? जब इस्तेकाम होगा, आपकी प्रायोरिटीज होंगी। आप मोदी साहब की बात कर रहे हैं, उनकी बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, ठीक है, वो 1966 से लेकर 77 तक और फिर 84 तक 2 टेन्योर, ठीक है। यानी चले, क्या रीज़न है कि जब आप एक बंदे पर ट्रस्ट करते हैं, एक बंदे को पूरा टाइम देते हैं, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, उनको प्रॉपर टाइम मिलता है, उनको टाइम मिलता है अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज़ के लिए। आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। नो डाउट के जब तक भी किसी गवर्नमेंट को टाइम नहीं दिया जाएगा प्रॉपर उसे वर्क करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो कैसे कोई गवर्नमेंट काम कर पाएगी? अच्छा, हिस्ट्री भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि तो टाइम देगा कौन? ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने तय कर लिया कि जी इनको बिठाएंगे इतने साल तक। नहीं, इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, जनता वोट डालती है, वो जीतते हैं, तब दोबारा पीएम बनते हैं, तब तिबारा पीएम बनते हैं।
ऐसे नहीं है कि हाँ जी एक बार बन गया, हाँ इनको अगला अगला भी यही, अगला भी यही, अगला भी यही। पाकिस्तान नहीं है ये। तो ये कहना आप लोग छोड़ दीजिए कि ये लोग बड़ा टाइम देते हैं सरकारों को। जी नहीं, सरकारें अपना भरोसा दिलवाती हैं, वो काम के जरिए जो भी चीजें करते हैं वो लोग, तब जाकर उनको वोट मिलता है कि नहीं जी ये ठीक काम कर रहे हैं तो इनको दोबारा वोट दो। वोट से होता है, ऐसे मुंह जबानी नहीं चलती चीजें। हाँ ये दूसरा टर्म भी दे दो, हाँ जी तीसरा टर्म भी दे दो। एसएस में हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट होता है। ये बताएं, पाकिस्तान बना 1947 में, इंडिया भी 1947 में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन गया। वो थोड़ा इसके पीछे क्या कंसेप्ट हो सकता है? जी मैं आपको बताता हूँ, उधर भी गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड माउंटबेटन बना था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके बाद राजगोपालाचार्य आए थे, ठीक है। लेकिन बात वही फिर आ जाती है कि हमारे यहाँ उनमें प्रॉब्लम क्या है। अब उनका प्राइम मिनिस्टर 17 ईयर चल रहा है, हमारे यहाँ पहले 8 सालों में 1958 तक 9 में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। क्या बोला तूने? में 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं, 7 प्राइम मिनिस्टर। 7वें मलिक फिरोज खान नून थे। जब आप एक बंदे को खिलौना समझ रहे हैं, 6 माह आता है, साल आता है, 1.5 साल चला जाता है, देखें बाहर से इन्वेस्टर कैसे आएंगे। कोई बंदा 2-3 मंथ एक प्राइम मिनिस्टर रहता है। और इसके ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये भी कह चुके हैं, पॉलिटिशियन ये भी कह चुके हैं कि उतनी तेजी से हम अपने कपड़े नहीं बदलते जितनी तेजी से आप अपने प्राइम मिनिस्टर बदल। जी कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। देखिए यही तो सबसे बड़ी रीजन है ना कि प्रायोरिटीज का फर्क फिर कैसे आएगा। कि आप देखिए जो कोई बंदा बाहर का है, फॉर एग्जांपल चाइनीज है, रशियन है, अमेरिकन है या कोई भी है, वो पाकिस्तान में आकर एक अच्छी हौजरी लगाना चाहता है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जब वो ये देखता है कि यार इधर तो हालात ही ऐसे हैं कि सिंपल ये होता है, अगर फॉर एग्जांपल इधर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सब कुछ उनका, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है सारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। जो जहाँ से जो काम चल रहा होता है, जो इतने बड़े मंसूबे चल रहे होते हैं अरबों रुपए के, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी जो से हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमने आना है, अभी इनकी गवर्नमेंट है, डील इनके साथ करेंगे, हम जब आगे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान हो। शायद इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से छोड़ती जा रही हैं और वहाँ पे कभी एप्पल आ रहा है, कभी वहाँ पे मर्सिडीज बन रही हैं, कभी वहाँ पे कोई चीज़ हो। मतलब इन्वेस्टर बहुत तेजी से इंडिया में जा रहे हैं। अब देखिए उसके अंदर सबसे पहली बात, अभी आप खुद बता रहे थे मोदी साहब, उनका सेकंड टर्न्योर चल रहा है। नो डाउट हमारे उनके साथ इख्तलाफ हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इख्तलाफ भी माशरे के हुसन है, अगर पॉजिटिव हो वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक। उसके बाद देखिए मैं रात को एक चीज़ पढ़ रहा था कि वो जो आप बात कर रहे हैं मर्सिडीज, उन्होंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज बनाई है, वो तकरीबन कुछ 750 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज एक दफ़ा आप उसको कर दें ना तो वो हो सकती है। आप देखें जब आप इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे, इससे सबसे बड़ा क्या होगा, आपका जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप पूरी दुनिया के अंदर, आप डेफिनेटली एक मुल्क अच्छी गाड़ियां बना रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम जाएगा। आज हम देखते हैं मेड इन चाइना, मेड इन जापान, कभी मेड इन पाकिस्तान भी देखा, क्यों नहीं देखा? उसकी क्या रीज़न है कि हमारे यहाँ ये सबसे बड़े यही मिसाइल हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा आपने ये जो बात की है अभी, उन्होंने मर्सिडीज इलेक्ट्रिक मर्सिडीज जो सी है वो लॉन्च की है, हमारे सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये बात बहुत वायरल है। इसके अलावा मिका सिंह, उनके जो एक सिंगर थे, उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी इंडियन करेंसी में शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के दोहा में जाके शॉपिंग की, ये भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये अचीवमेंट्स वायरल हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले जो एप्पल का स्टोर आया वो भी वायरल हुआ, उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया वो भी। इनसे हम सीखते क्यों नहीं? असल इशू ये है, हम मतलब ये कह देते हैं जी उन्होंने ये कर दिया, हम सिर्फ अभी यहाँ तक खड़े हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि उन्होंने ये कर दिया तो हम भी कर सकते हैं? हमारे पॉलिटिशियन ये क्यों नहीं बताते? बस दूसरी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सिर्फ पोस्ट लगा देते हैं कि भाई इंडिया इधर चला गया, आप अभी वहाँ पे खड़े हो। हम ये क्यों नहीं कहते? कोई रोड मैप क्यों नहीं देते? कोई पॉलिसी क्यों नहीं देते? देखिए शोएब भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं सिंपल आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आप, यही वो बात है कि जिसके लिए ये सारी अवाम परेशान है। पर रीज़न क्या है कि प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, प्रायोरिटीज़ बहुत मैटर करती हैं। कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एक न्यू, चाहे वो एसी लेवल से है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, सबसे पहली चीज़ देखी जाती है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, अपने पाकिस्तान को या अपनी पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। मैं नेल्सन मंडेला की एक कोटेशन आपको सुनाऊंगा। मैं कभी कभी अकेला ना उसको बहुत सुनता भी और अक्सर मुझे रोना भी आ जाता है। नेल्सन मंडेला कहता है कि पॉलिटिशियन और लीडर में फ़र्क क्या होता है। वो कहता है जो पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे यहाँ, वो अगले इलेक्शन की सोचते हैं, जो लीडर होता है वो अगली नस्ल की सोचता है। देखिए लीडर और अच्छा आप ये बताएं, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं या लीडर ज्यादा हैं? बल्कि लीडर है भी या कोई या नहीं? नहीं, मैं अगर न्यूट्रली ईमानदारी से बताऊं तो कोई लीडर नहीं है। इमरान खान साहब को बहुत लोग कहते हैं। मैं उनको लीडर, देखिए इख्तलाफ रहे खाका, मुझे इमरान खान साहब की ज़ात से कोई इख्तलाफ नहीं है,
लेकिन एज ए लीडर अगर वो होते तो आज देखें ना आज क्या चल रहा इंडिया में लीडर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, नो डाउट पॉलिटिशियंस भी होंगे लेकिन लीडर्स हैं वहाँ पे। है। जी है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों है, देखें जिस कंट्री में भी पॉलिटिकल अचीवमेंट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अब इधर हमारे यहाँ क्यों नहीं लीडर है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्नओवर पूरा नहीं कर सका। तो अब देखें इसके अंदर क्या फॉल्ट तो है ना। अगर स्टैब्लिशमेंट के अंदर मसला है तो मसला पॉलिटिशियंस में भी है। वो कहते हैं क्लैपिंग दोनों हाथों से होती है। प्रॉब्लम तो है ना किसी जगह पर। भाई हमारी ज़्यादातर ऑडियंस, मोस्टली ऑडियंस इंडिया की है। जब हम ये इश्यूज डिस्कस करते हैं ना, वो कहते हैं कि शोएब भाई आप इन इश्यूज को डिस्कस ना करो, सबसे पहले जाके अपनी मिलिट्री, अपनी इस्टेब्लिशमेंट या इनको बेहतर करो। मुझे ये बताएं कि क्या मिलिट्री का ही सिर्फ कसूर है, इस्टेब्लिशमेंट का ही सिर्फ कसूर है? मेरा और आपका, पॉलिटिशियंस का, ये जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं? देखिए इसमें सब इन्वॉल्व है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। लेकिन शोएब भाई के कैमरामैन डेवलपमेंट दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास भी अच्छी बसें चलती हैं लाहौर में। नहीं भाई बिल्कुल चलती हैं, बाकी जगहों पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ से जो पैसा आता है वो सब यहीं तो लगता है लाहौर में, पंजाब के इलाकों में। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। बलूचिस्तान की गैस आप लोग जलाते हो, बलूचिस्तान वालों को नहीं मिलती गैस। वहाँ का कोयला आप लोग जलाते हो, वहाँ वालों को नहीं मिलता कुछ भी। वैसे ही हर जगह बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मुद्दे उठाने, अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं ये मैसेज किसी वीडियो में दूंगा। वो चाइनीज पर लगा है ब्लास्फेमी का आरोप, उस पर किसी ने पाकिस्तान की जनता से राय नहीं पूछी है। किसी एक यूट्यूबर ने अभी तक, मतलब हो सकता है किसी ने पूछा हो, मेरी नजरों में जो जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं उनमें से किसी ने नहीं बात की इस पर कि जी वो सही हुआ है या गलत हुआ है। इतना बड़ा इशू बना है, जियो पॉलिटिक्स का इतना बड़ा इशू बना है वो, लेकिन किसी ने इस पर सवाल नहीं पूछा है। मुझे शोएब भाई से बड़ी उम्मीद थी कि भाई शोएब भाई शायद इस पर सवाल पूछेंगे भाई, क्योंकि सवाल पूछते हैं वो नॉर्मली। भाई इंडिया में भी कुछ ऐसा होता है तो वो जरूर पूछते हैं भाई कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी घटना हुई है, ब्लास्फेमी का आरोप लगा है, गिरफ्तारी हुई है, मुझे लगता है कि उस पर ढंग से बातचीत पाकिस्तान के लोगों से करनी चाहिए और पाकिस्तान के लोगों से राय पूछी जानी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है शोएब भाई ने कोई वीडियो की हो, मैं मिस कर गया हूँ, मे भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मेरा भी है और आपका कसूर हमारा भी है। लेकिन देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी इशू है हम उसका बता सकते हैं, इसको ऐसे सॉल्व किया जाए। आपका क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है मसाइल को हाईलाइट करना, लोगों के मसाइल सुनना, हुक्मरानों तक पहुँचाना। आगे जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी अदारा हो, प्रायोरिटीज़ उनकी मैटर करती हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको, इनकलाब लाना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए, जितने डिपार्टमेंट हैं उनको सेपरेट ऑटोनमस बना दिया जाए, उनके पास इख्तियारात हों। अब इधर हमारी FIA है, उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? देखें PTA की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब नून लीग किया, ये वो इस्तेमाल, यार ये क्या, ये हमारे अदारे तबाह हो रहे हैं ना। आपने बोला इनकलाब आ सकता है, नो डाउट किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में इनकलाब आ सकता है, किसी भी सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे इशू ये है, जो भी कुछ बेहतर बात करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम ले आते हैं कि इसराइल का एजेंट होगा ये, दूसरी चीज़ हम ले आते हैं मजहब कार्ड को, तीसरी चीज़ हम ये ले आते हैं कि भाई ये किसी के कहने पे या इंडिया के कहने पे ये इस तरह काम कर रहा है, मतलब। और फिर पब्लिक भी उसकी उन लोगों की बात में आ जाती है। क्या ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं? ये मजहब कार्ड खेलना हम बंद कर सकते हैं? हम ये एजेंट रॉ का एजेंट कभी कहते हैं, कभी इसराइल का एजेंट कहते हैं, ये चीज़ें हम बंद कर सकते हैं या नहीं? ये चलती रहेगी? देखिए ये बंद बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए आप काम करके दिखाएं, जब आप काम करके दिखाएंगे अवाम को पता चलेगा। ऐसे तो कोई भी बंदा आप पर क्रिटिसाइज कर सकता है कि फलाना रॉ का एजेंट है। देखिए आप काम बोलता है, आप कहते हैं ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं ही कहता हूँ कि मैं अगर इधर आया तो मैं ये जो मैं अपने बताता हूँ अपने अचीवमेंट्स, मैं वो अचीव करके बताऊँ ना, मैं काम करके। हर बंदे का मुंह बंद हो सकता है, बातों से नहीं हो सकता। मैं इनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था काम ये अवेयरनेस को लेकर या इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना, तो बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया, लेकिन अब बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि प्रैक्टिकली कुछ किया जाए, सिर्फ बातें ना की जाए। मुझे बताएं, मेरे में, आप में, यानी पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के सिटीजन हों उनमें और इंडिया की यूथ में कोई फ़र्क है? अगर है तो क्या फ़र्क है? देखिए जो भी होती है ना चीज़ें, बात फिर वही आती है, जो पॉलिटिशियन होते हैं या लीडर होते हैं ना, नेशन को चेंज उन्होंने करना होता है, ट्रेंड एक उन्होंने देना होता है। लेकिन यूथ का भी बड़ा रोल होता है। नो डाउट यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कोई ना कोई लीड तो उनको करेगा ना। अब मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। आपने कहा कि हमने नेशन के साथ चलना है, या हमारी नेबर कंट्रीज चाइना, चाइना के अंदर इनकलाब लाने वाला मोज़े तंग था, ठीक है।
अब उसने क्या किया है, उसने लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करके, लोकल सतह पर लोगों को प्रमोट करके, यकीन करें 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को, अगर 3 पाकिस्तान में लाए ना तो वो एक बनता है 70 करोड़ लोगों को निकाला, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं खुलेआम कहता हूँ, चाइना की बहुत सी अचीवमेंट्स हैं। चाइना जिस पोजीशन पे था 1948 की अगर बात करें, 50s की बात करें और आज बात करें, दुनिया की सुपर पावर्स का मुकाबला कर रहा है और बनने जा रहा है, दावा करता है। लेकिन एक इशू मुझे बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं कि नहीं, आपको इस चीज़ का आइडिया? रहते हैं। वो किस कंडीशन में रहते हैं? उइगर मुस्लिम्स की अगर बात करें, किस कंडीशन में रहते हैं? वो देखें, जो भी होता है ना सब इख्तियार या मेजोरिटी में, तो फिर मिनोरिटीज को कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मान लेता हूँ करना पड़ता है। फिर पाकिस्तान बार बार बर्मा की, फलस्तीन की, इवन इंडिया की बात करता है, जिधर तकरीबन 24 से 30 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। यहाँ पे तो बेचारे थोड़े से चाइना में मुसलमान रहते हैं, इनकी क्यों नहीं हम बात करते? फिर यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है ना कि हम अपनी मर्जी से मजहब कार्ड खेलते हैं, जहाँ पे दिल करता है वहाँ पे मजहब कार्ड, जहाँ पे दिल नहीं करता वहाँ पे हम चुप कर जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ। देखिए, सिर्फ यही नहीं करते हैं, जो वहां से भागकर उइगर मुसलमान आपके यहाँ पाकिस्तान में आकर छुपे, उन मुसलमानों का पता ढूंढ ढूंढ कर चाइना को बताया जाता है। उन मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर यहां से डिपोर्ट किया जाता है चाइना। वो बेचारे रोते हैं, चिल्लाते हैं, नहीं जब करने पर आके मारा पीटी की जाती है। पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के एजेंसीज उनसे मारपीट करते हैं। सुनिए। जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि यार ये बच्चों को तो अपनी मादरी ज़ुबान और कल्चर सिखा रहे हैं, तो उसने फिर पाकिस्तान एजेंसी के थ्रू हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस धमकियों को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन बार बार मुझे बुलाया गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा जी, मेरा यहाँ जख्म है, इधर देख सकते हैं आप लोग। मुझे पट्टों के साथ उन्होंने मारा मुझे। अब ये काम मत करें, हमारे चाइना पाकिस्तान दोस्ती मत ख़राब करें। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, मेरा हक है बच्चों को ये तालीम दिलाना, मेरा हक है। लेकिन कहते हैं नहीं, चाइना नाराज़ है आपसे, चाइना नाराज़ है। मैंने बहुत जुल्म खाई। तो अगर आप चाइना के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे तो कम से कम अपने यहाँ जो उइगर हैं उनके सपोर्ट में तो खड़े हो जाएं। लेकिन ये भी नहीं करेंगे। पट्टा लगा हुआ है ना चाइना का डॉलर वाला चमकदार, कैसे करेंगे?